नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज लेकर पुनः उपस्थित हूँ एक नई क्लास। केमिस्ट्री की क्लास है और उसमें हम पढ़ेंगे आज रासायनिक बंधों एवं समीकरण। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही पा रहे हो, हम यहाँ रासायनिक बंध क्या होता है, आयन कैसे बनते हैं, आयन कितने प्रकार के होते हैं, धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है, मूलक क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्लियर विद्यार्थियों? तो सीधे ही आपको क्लास की ओर लेके चलता हूँ। तो चलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे आयन क्या होते हैं। किसकी बात करेंगे? आयन क्या होते हैं। आयन क्या है तो मैं बता देता हूँ आपको। परमाणु अपने बाह्यतम कोश, परमाणु के बारे में अपन पढ़ ही चुके हैं। परमाणु क्या है? किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म अविभाज्य कण है, जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते, उसे अपन क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जो पदार्थ का क्या है? सबसे सूक्ष्म इकाई, या परमाणु जो है सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। क्लियर विद्यार्थियों? तो परमाणु अपने बाह्यतम कोश या कक्ष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर आवेशित हो जाता है। आवेशित कणों को आयनों कहते हैं। आवेशित कणों को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? आयनों कहते हैं। क्लियर? आवेशित जो कण होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? आयनों कहते हैं। हाँ, तो देखिए विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे हैं किसकी? आयन की। तो आयन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एक पुनः देख लें। परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर आवेशित हो जाता है। आवेशित आयनों या आवेशित कणों को आयनों कहते हैं। क्लियर? जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो उसे उदासीन परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। आपने देखा होगा, जैसे नाभिक है, नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहरी जो कक्षक होते हैं, जो मैं आपको कल की क्लास के अंदर बता चुका हूँ कक्षक क्या है। ऑर्बिटल जो होते हैं वो KLMN 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग हमने कल देखे थे। तो नाभिक के बाहर जो एक निश्चित वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन की संख्या जब परमाणु में बराबर होती है तो वो परमाणु क्या कहलाता है? उदासीन परमाणु कहलाता है। क्लियर? आवेश के आधार पर आयन दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। क्लियर? पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, धनायन कब बनते हैं और क्या होते हैं, यानी धनायन होते क्या है, किस प्रकार से आयन का निर्माण होता है, धनायन कब बनते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, धनायन जब तत्व के विलगित गैसीय परमाणु के संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने से धनायन बनता है। यानी कब बनता है धनायन? जब कोई भी तत्व है और उस तत्व के विलगित गैसीय परमाणु के संयोजकता कोश से, संयोजकता कोश का मतलब बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने से धनायन बनता है। जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वह इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी धनावेश। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो स्वाभाविक बात है धनायन क्या होगा? बढ़ेगा, धनावेश की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है? धनावेश का निर्माण होता है। इस क्रिया के अंदर जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, निकाले जाते हैं, तो उस समय ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है। क्लियर? विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। यानी कोई भी गैसीय परमाणु है, उससे अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने, तो निकालने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जब ऊर्जा, हम जितनी ऊर्जा दे रहे हैं वो ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी के नाम से जाने जाती है। धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से सदैव छोटा होता है, क्योंकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हटने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है, और आकर्षण बल बढ़ते ही परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा। क्लियर विद्यार्थियों? ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो है यहाँ से और यहाँ तक कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से छोटा होता है, क्यों? तो उसका क्या रीजन बताओगे? उसका रीजन होगा कि जब किसी धनायन
का आकार की हम बात करते हैं तो उसके बाह्यतम कोश से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ही धनायन बनेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका बाह्यतम कोश क्या हो जाता है, हट जाता है। और बाह्यतम कोश जब हट जाएगा तो हम जानते हैं नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण है, आकर्षण बल बढ़ेगा, और आकर्षण बल बढ़ेगा तो वहाँ पर उनका आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर। दूसरे की हम बात करें किसकी, ऋणायन की। तो ऋणायन क्या 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 होता है और कब बनते हैं, तत्व के विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से बने ऋण आवेश ऋणायन कहलाते हैं। बने ऋण आवेशित आयन है वो क्या कहलाते हैं, ऋणायन कहलाते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। इस क्रिया में प्रथम इलेक्ट्रॉन जुड़ने से मुक्त ऊर्जा या जुड़ने से ऊर्जा जो मुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। क्लियर दोस्तों। अब हम बात करें आगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, और हम एक और पढ़ के आए हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। क्लियर। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे संयोजकता की। बैलेंसिंग क्या है, संयोजकता क्या होती है। तो संयोजकता प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन क्षमता होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। कोई भी परमाणु है, उस परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की और त्यागने की एक क्या होती है, एक निश्चित क्षमता होती है, वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। परमाणु अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है या स्थानांतरण कर लेता है, वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि जैसे ये कोई परमाणु है, इस परमाणु के अंदर ये नाभिक होगा, और नाभिक में तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसमें इस कक्षक के अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन। यदि ये बाह्यतम कोश है, इस बाह्यतम कोश से अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उन इलेक्ट्रॉनों को, अगर पूरे इलेक्ट्रॉनों को ये त्याग रहा है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो एक इसकी संयोजकता कहलाएगी, दो इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है तो दो इसकी संयोजकता कहलाएगी, और इसी प्रकार से अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, ग्रहण भी कहाँ करेगा, बाह्यतम कोश में भी, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है तो वो क्या है, उसकी एक संयोजकता, और दो कर रहा है तो दो संयोजकता, तीन है तो तीन संयोजकता। तो आ गया समझ में, ये इसकी क्या कहलाती है, संयोजन क्षमता कहलाती है। आ गया होगा समझ में। बताइए, कमेंट करके बताइए किस किस के समझ में आया है या नहीं आया है। क्लियर विद्यार्थियों। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, क्योंकि ये कहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपको यदि आपके जीवन में कुछ सीखना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो ऐसी स्थिति में आपको नई नई जानकारी तो हर जीवन में, या मैं ऐसे कह देता हूँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको नई नई जानकारी तो हासिल करनी पड़ेगी, तभी जाके आप क्या है, आगे बढ़ पाओगे। क्लियर। और जो पढ़ेगा वो ही बढ़ेगा। क्लियर। आगे बात करें तो ये क्या कहलाती है, अपन की संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता आपको समझ में आ गई होगी। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में से जितने इलेक्ट्रॉन वो साझा करता है या स्थानांतरित करता है, वो उसकी संख्या क्या कहलाती है, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे परिवर्तनशील संयोजकता। परिवर्तनशील संयोजकता क्या है, नाम से स्पष्ट है, कुछ तत्वों की संयोजकता निश्चित न होकर एक से अधिक होती है, यानी एक से अधिक भी होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं। जैसे बात करें हम कॉपर जो है, कॉपर की संयोजकता +2 भी होती है और +3 भी होती है। टिन की, पारा की बात करें, लोहा की बात करें, टिन की बात करें, लोहा जो है Fe की संयोजकता +3 भी होती है, +2 भी होती है और +3 भी होती है। क्लियर विद्यार्थियों। तो सबकी यानी वे परिवर्तनशील संयोजकताएं जो प्रदर्शित करेंगे उनको अपन क्या कहेंगे विद्यार्थियों, उनको हम परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं, जिसमें कॉपर है, पारा है, टिन है, लोहा है, फास्फोरस है और लेड है। क्लियर। आया कि नहीं आया समझ में। ओके। अब बात करें अपन मूलक की। किसकी बात करते हैं, मूलक। फ्री रेडिकल आयनिक पदार्थ अम्लों व क्षारक जल में विलय होकर अपघटित हो जाते हैं, जो अभिक्रिया में एक इकाई की तरह भाग लेते हैं, उन्हें मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, उन्हें मूलक के नाम से जाना जाता है। क्लियर। आगे बात करें
हालांकि मूलक और भी होते हैं, धन मूलक होता है, ऋण मूलक होता है, सरल मूलक होता है, जटिल मूलक होता है, ठीक है। फिर और नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर। अब ये अणुसूत्र क्या होता है, कैसे बनते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये केमिस्ट्री का एक क्या है, बेस है। अगर ये आपको आता है तो आप किसी भी तरह की रासायनिक अभिक्रिया और किसी भी तरह की जो भी केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूलेज हैं, सूत्र बनाना है, उन चीज़ों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियर। तो इम्पोर्टेंट है, मैं आपके लिए बहुत सारे फॉर्मूला लेके आया हूँ। शर्त यह है कि याद आपको करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको समझाऊंगा बड़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि कोई शॉर्ट ट्रिक हो कि जिससे कि आप इसको याद कर लें। ये आपको समझना पड़ेगा और याद ही करना पड़ेगा। क्लियर। मैं आपको फॉर्मूला बनाने का तरीका भी बताऊंगा, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं प्रतीकों के माध्यम से। क्लियर विद्यार्थियों। तो आपको एक तो मस्ट बात तो ये संयोजकता याद होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको किस प्रकार से फॉर्मूले बनाते हैं, तो मैं आपको 4-5 उदाहरणों की सहायता से फॉर्मूला बनाना बताऊंगा, और फिर उसके बाद में कुछ डायरेक्ट 20-25 फॉर्मूले भी लेके आया हूँ आपको, जिससे कि आप क्या है आसानी से उनको याद कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस कंटेंट के पीछे हमारी बहुत सारी मेहनत है। क्लियर। इसको हमें टाइपिंग करना पड़ता है। क्लियर। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद आपका एक दायित्व बनता है, मैं आपसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अधिक से अधिक, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो एक लाइक तो कर ही दीजिए। एक लाइक हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि हमें एक इससे पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। क्या होती है? पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। क्लियर विद्यार्थियों। तो कहने की बात है, मैं समझता हूँ कि आप लोग इस चीज़ के लिए तो स्वतः ही प्रेरित होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। क्लियर विद्यार्थियों। वैसे आपकी इच्छा है, आप करो तो बढ़िया है और नहीं करो तो भी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराना। क्लियर। और जिन विद्यार्थियों को अच्छा ये समझ में आएगा, जिनको लगता है उनके हृदय की गहराइयों से और मन से ऐसा लगता है कि हाँ बाकी में अच्छी चीज़ है, तो वो तो स्वतः ही लाइक करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी क्या इस बारे में प्रेरित करेंगे। क्लियर। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे, आपका प्यार जो है बहुत अच्छा है, बना इसी प्रकार से लंबे समय तक बना रहे। क्लियर विद्यार्थियों। तो चलें फॉर्मूला कैसे बनते हैं उसके बारे में अब बात करेंगे। क्लियर। तो फॉर्मूला यानी अणुसूत्र, तत्व एलिमेंट मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। तो तत्व के प्रतीकों का वह संयोजन जो किसी तत्व या यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है, अणुसूत्र कहलाता है। क्लियर। क्या कहलाता है? अणुसूत्र कहलाता है। क्लियर। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह है जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो उनके सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है तथा जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। यानी ये क्या है? स्वतंत्र रह सकता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अब अणु सूत्र में कुछ तो यहाँ पर मैं सूत्र लेके आया हूँ, लेकिन इन सूत्रों को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सूत्र बनते कैसे हैं। क्लियर। तो देखो, ये पहला जो उदाहरण है, इसमें ये संयोजकता है ऊपर जो दे रखी है, और ये प्रतीक है और ये अणुसूत्र है। क्लियर। तो ये जो प्रतीक संयोजकता है, कॉपर की संयोजकता 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है। तो मैं बता देता हूँ, कॉपर की +2 होती है, कॉपर की +2 संयोजकता, और ऑक्सीजन की होती है -2 संयोजकता। क्लियर। अब जब संयोजकताएं क्या होती हैं,
विपरीत आवेश और समान होती हैं, जैसे ये +2 भी है और ये -2 भी है, तो +2 और -2 क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे और हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे इस प्रकार से CuO कॉपर ऑक्साइड, ये हमारा क्या सूत्र हो जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cu2O2, मतलब क्या होगा, जब हम सरल अनुपात में परिवर्तित करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और हमें क्या है CuO कॉपर ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, यानी हुआ क्या है इसमें, कैसे इसको हमने फॉर्मूला इसको कैसे बनाया, तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ये Cu, क्या लिख दिया Cu कॉपर, और ये लिख दिया ऑक्सीजन, इसकी क्या है +2 संयोजकता और इसकी क्या है -2 संयोजकता। अब जैसे ही हमें क्या करना, सूत्र बनाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये संयोजकता इसके पास में और ये संयोजकता इसके पास में, तो सूत्र हमारे पास क्या हो जाएगा CuO, यानी प्लस माइनस क्या है एक दूसरे के विपरीत है, ये तो नष्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, अन्यथा यहाँ पर Cu2 लिख दे और यहाँ पर O2 लिख दो। क्लियर विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम क्या है किसी भी फॉर्मूला को बना सकते हैं। आ गया होगा समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ सभी को समझ में आई होगी। दूसरा उदाहरण है किसका, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम K2CO3 का। तो पोटेशियम यानी के, पोटेशियम का प्रतीक क्या है के की संयोजकता +1 होती है और कार्बोनेट CO3 की -2 होती है, तो यहाँ बनाएंगे तो सूत्र बनेगा K2CO3। क्लियर, इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट का, इसी प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्लियर, आप कोई सा भी इस प्रकार से ये कोई से भी जो उदाहरण है उसको आप बना सकते हैं। क्लियर विद्यार्थियों, यहाँ पर जैसे ये उदाहरण दे रखा है फेरस सल्फेट, तो Fe2SO3 का होल थ्राइस, क्रोमियम फॉस्फेट CrPO4 का PO4। क्लियर, जिंक सल्फेट ZnSO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4। क्लियर, मर्क्यूरस क्लोराइड तो Hg2Cl2, अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइस CO3। क्लियर, और भी हैं फॉर्मूले, आगे चलते हैं। जैसे हम बात करते हैं किसकी, ब्लीचिंग पाउडर जानते हो क्या होता है, भ्रंजक चूर्ण। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। क्लियर, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, धावन सोडा मतलब कपड़े धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। क्लियर, 10H2O क्या है यहाँ पर क्रिस्टलन जल है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा क्या है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। जिप्सम का सूत्र क्या है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 2H2O, और अगर हाफ H2O यहाँ जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। क्लियर, संगमरमर का क्या है, संगमरमर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्लियर, नाइट्रिक अम्ल का क्या है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या है HCl। क्लियर, ग्लूकोज C6H12O6, नाइट्रस ऑक्साइड एंड हार्स लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, ठीक है, N2O। क्लियर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जानते हो MgOH का होल ट्वाइस। क्लियर, भारी जल D2O, भारी जल मैग्नेटाइट लोहे का एस्क है Fe3O4। ठीक है, हेमेटाइट ये भी लोहे का एस्क है Fe2O3, और सिडेराइट ये भी लोहे का एस्क है FeCO3। क्लियर, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ब्यूटेन का सूत्र CH4H10, एस्कॉर्बिक अम्ल C6H8O6। ठीक है, इस प्रकार से ये आप कोई भी उदाहरण है यानी ये आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर विद्यार्थियों, इधर भी यहाँ भी इनको क्या है आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप इनको आसानी से याद कर लेना, और इसमें तो है भी कुछ नहीं है, याद करना ही पड़ेगा आपको। क्लियर, जो विद्यार्थी नोट्स बना के और इन चीज़ों को बार बार याद करेंगे लिखेंगे तो मैं 100% ये कहता हूँ आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर विद्यार्थियों, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या, किसी भी प्रकार की कोई समझने में प्रॉब्लम, तो इस वीडियो को बार बार देखिए, और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लगातार
इस चैनल से पढ़ाई करते रहेंगे तो मैं कहता हूँ आप 100% आगे बढ़ोगे और आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। क्लियर? तो विद्यार्थियों, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए विद्यार्थियों हमारे आपके अपने YouTube चैनल दशरथ सिंह सैनी पर। तो मैं आपको बता देता हूँ, समय जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास लंबी नहीं हो, इसलिए क्लास को मैं आज यहीं रोकूंगा। ठीक है? और आप इस चीज़ को दोबारा से एक बार पुनः देखिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। क्लियर? तो विद्यार्थियों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ दोबारा से आपके साथ पुनः रूबरू होंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।